नमस्ते दोस्तों। सफल होने के लिए आपको अपनी कमियों को स्वीकार करने और आगे बढ़ने की जरूरत है। हमेशा से यही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा खुद की जो कमियां हैं उसको सबसे ज्यादा ढूंढें, क्योंकि जब आप अपनी कमियों को जान लेंगे तभी आप उसे सुधारने में सफल हो पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि डेली रात में सोने से पहले हर एक स्टूडेंट को आज दिन भर में क्या किया अपने डेली रूटीन को इवेल्युएट करना चाहिए। और कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं रखे कि आज मुझे 20 चैप्टर पढ़ना है, 3 ही चैप्टर पढ़ना है। उसे आप पढ़ पाते हैं या नहीं, उसे आप रिवाइज कर पाते हैं या नहीं, इस पे फोकस रखना है। ठीक है। और छोटे छोटे लक्ष्य ही बनाना चाहिए। धीरे धीरे जो है अपने लक्ष्य को बढ़ाएं। डेली का एक टारगेट बनाएं जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी और एक प्लानिंग रहेगा आपके पास। जब प्लान नहीं कीजिएगा ना तो सही तरीके से आप हर एक चैप्टर को सिलेबस वाइज समाप्त नहीं कर पाते हैं समय पे। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी कमियों को जानें और डेली जो है अपना एवेल्युएशन करें, खुद को समय दें, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 16 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल है चुनावी बॉन्ड जो रिलीज कर दिया गया है एसबीआई के द्वारा। तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपने वेबसाइट पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित विवरण मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसबीआई से, उसको अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिलीज किया गया अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो इसी में जो है बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां जो बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए धन खर्च किए हैं, इसके लिए ही अभी फिर से देखा जा रहा है ईडी और सीबीआई का जो है लगातार छापा मारा जा रहा है। और इसमें मुख्य बातें सामान्य ये है कि जितने भी मैक्सिमम लोगों पे छापा मारा जा रहा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष से संबंधित है। और बहुत से बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत जो बड़े बड़े दानकर्ता हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, जैसे कि अंबानी हो गए, अडानी हो गया, ठीक है, और भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका नाम ही गायब है। इसके लिए फटकार भी लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारे विवरण दिए गए हैं ये भी अपर्याप्त है। सारा का सारा विवरण अभी भी नहीं दिया गया है। ठीक है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। और इसमें मुख्यतः क्या दिया गया है कि जो मैक्सिमम लोग जो हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं जो टॉप 20 हैं। जैसे पहला जो है वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के द्वारा लगभग 68 करोड़ जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया था। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा 966 करोड़ इलेक्ट्रो बॉन्ड में खर्च किया गया। तो इसमें सबसे समानता क्या है, इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में किसी पार्टी को दिए हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वो बीजेपी को दिया गया है। बीजेपी को लगभग 6060 करोड़ जो है प्राप्त हुए हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड से। उसके बाद दूसरे नंबर पे टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, उसको दिया गया है 1609 करोड़। उसके बाद आईएनसी, ठीक है, कांग्रेस को दिया गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगभग 1421 करोड़। ठीक है। मुख्य बात यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको देखा गया है अगर बड़ी मात्रा में जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये लोग खर्च किए हैं उसके बाद इन्हें बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे यही बातें संक्षिप्त में कही जा रही है कि बड़ी मात्रा में आप पार्टी को पैसा दे, आपको बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो ये देख सकते हैं नेक्सस किस तरह का बनाया जाता है एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच में और एक नेता के बीच में। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस तरह के कितने पैसे इन्वेस्ट किए और कैसे इन्हें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुए या फिर किसी जो अपराध किए हैं उसे बचाए गए हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। उसका अगला आर्टिकल जो है भारत ने ईवी मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आयात शुल्क जो है 70 से 100% से घटाकर 15% करके जो है टेस्ला को लुभाने का प्रयास किया है। भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए टेस्ला जैसी कंपनियों को लुभाने के लिए सरकार ने शुक्रवार को पूरी तरह से निर्मित इकाई जो है उसी को कहा जाता है सीबीयू मतलब कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। तो सीबीयू के रूप में आयातित जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उसके लिए आयात शुल्क को लगभग 70% से 15% कर दिया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी इन्वेस्टर्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सके। ठीक है। और ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको प्रमोट करने में हमें आसानी हो सके। इसमें बहुत से कंडीशंस हैं कि कितने होने चाहिए, कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने होंगे कम से कम। ठीक है।
और जैसे कि लगभग इसमें क्राइटेरिया रखा गया है 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट के लिए, और 3 साल के भीतर एक स्थानीय विनिर्माण संयंत्र शुरू करना होगा, और उसमें कम से कम 25% जो है वो घरेलू मूल्य वर्धन तक पहुंचना भी अनिवार्य है। तो ये कुछ कंडीशंस है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है खाद्य कारक। इसमें सिंपली कहा जा रहा है कि लगातार देखा जा रहा है कि भारत में बहुत बड़ी दर से जो है वो मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति जो है वो व्यक्तिगत उपभोग को प्रभावित कर रही है और विकास को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसी के लिए जो है भारत में जितने भी ग्रोथ हो रहे हैं उसके दर में भी कमी देखी जा रही है। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें ध्यान से पढ़ेंगे। सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है, और इसमें कितनी कमियां देखी जा रही है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग फिगर में देख लेंगे, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन वर्सेस सीपीआई इन्फ्लेशन, दोनों चीजों को हम लोग विस्तार से देख लेंगे। उसके बाद सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, उसके बाद पीपीआईएम क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग डिफरेंस में देख लेंगे। उसके बाद मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, आरबीआई के द्वारा ये शुरू किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो मेनली जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसमें सीआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक। और लास्ट में ये ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो के लास्ट में लगभग 5 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आज के डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित है, जो कि अभी रिलीज किया गया है एसबीआई के द्वारा, जिसमें कुछ मुख्य कंपनियों के नाम है जो बहुत बड़ी मात्रा में जो है अपने धन को इन्वेस्ट किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के लिए। तो उससे बहुत से लाभ हुए। जैसे देख सकते हैं इन कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किए हैं। इतने बड़े मात्रा में जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं उसके बाद इन्हें सरकार के द्वारा जो है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी प्रदान किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इन्होंने लगभग 1368 करोड़ का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा अभी तक। उसके बाद केवेंटर फूड पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने लगभग 573 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। उसके बाद यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इसने लगभग 162 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, ठीक है। तो ध्यान दे सकते हैं, और इसको बहुत से अतिरिक्त लाभ भी हुए हैं यहाँ पे। जैसे में इसको विस्तार से देख लेते हैं। पिछले 4 वर्षों में राजनीतिक दलों को कानूनी जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों से लगभग 400 करोड़, ठीक है, पिछले 4 वर्षों का ही अभी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण दिया गया है एसबीआई के द्वारा। तो इसमें लगभग 4000 करोड़ से भी अधिक चंदा प्राप्त हुआ है विभिन्न पार्टियों को, और उसमें सबसे ज्यादा जो है 6062 करोड़ बीजेपी को मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 6062 करोड़ जो है वो बीजेपी को मिला है। उसके बाद टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को लगभग 1609.53 करोड़ मिला है। उसके बाद नेशनल कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1421 करोड़। तो इन सारी बड़ी पार्टियों को बहुत बड़ी मात्रा में जो है धन प्राप्त हुए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, और सबसे ज्यादा जो है बीजेपी को प्राप्त हुए हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देंगे कि हाल ही में जारी की गई जानकारी ने विपक्षी खेमे की ओर से प्रतिशोध के आरोप में को भी जन्म दे दिया है, जिसमें कुछ लोगों ने बताया है कि कंपनियों ने अपने योग्यता के तुरंत बाद प्रमुख निविदाएं हासिल की, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि जैसे ही इन लोगों ने बड़ी मात्रा में अपने चंदा दिए हैं किसी विशेष पार्टी को, तो उस पार्टी से तुरंत ही लाभ मिले हैं, और इसके कारण जो है देख सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के निविदाएं भी प्राप्त हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो चुनावी बॉन्ड दाताओं की सूची, इसलिए कहा जाता है ना कि जो इलेक्शन कमीशन है लगातार प्रयास कर रही है कि जो बड़ी उद्योग हैं, जो बड़े कंपनियां हैं, वो जो इंटरफेयर करते हैं इलेक्शंस में, बहुत बड़ी मात्रा में अपने धन को रेगुलेट करते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो है वो इलेक्शन की निष्पक्षता, पारदर्शिता जो है वो प्रभावित हो जाती है। इसलिए प्रयास किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका विवरण जल्द से जल्द जो है एसबीआई दे। तो इसी में कहा जाता है जो चुनावी बॉन्ड का जो भी विवरण दिया गया है उसमें प्रमुख कंपनियों के नाम है और कहां कहां से इनके गठजोड़ हैं, हर एक चीज को देखते हैं। जैसे फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज 2019 और 2024 के बीच में लगभग 1368 करोड़ का योगदान दिया, जो कि चुनावी बॉन्ड के द्वारा किया गया। इसके बाद मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है, जिसने लगभग 966 करोड़ का संचय दान किया। इसके बाद ही क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 410 करोड़ का योगदान किया। भाजपा को सबसे ज्यादा योगदान मिला है लगभग 6060 करोड़ का। उसके बाद टीएमसी को, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें यहाँ पे कहा जाता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि डेटा जो जारी होने के बाद बड़ी धारणाएं बन रही है, ठीक है। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लगभग 6 गुना पैसा और भी विभिन्न पार्टियों से बीजेपी को सिर्फ मिला है।
इसके क्या कारण है? ये देख सकते हैं पूरा का पूरा लिस्ट है जिसमें टॉप 20 जितने भी कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा पैसे के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे थे। ठीक है, तो जांच का सामना करते समय किन किन कंपनियों ने धन दान किया है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जिन कंपनियों पे लगातार ईडी और सीबीआई का जांच का सामना करना पड़ा था, ये कंपनियां खासकर बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसी पार्टी के लिए खरीदे, जिससे कि उनका जांच जो है उसे रोक दिया गया। तो चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक 30 शीर्ष दानकर्ताओं से कम 14 को, ठीक है, 30 में से 14 को देख सकते हैं कि जो 30 हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे खर्च किए हैं, उसमें से 14 पर ऑलरेडी ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का जांच चल रहा था। ठीक है, उसको रुकवाने के लिए भी इस तरह के कार्य किए गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है फ्यूचर गेमिंग और होटल सेवा के लिए कि ईडी ने 2019 की शुरुआत में कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और जांच एजेंसी ने अप्रैल 2022 की शुरुआत में लॉटरी कंपनी की लगभग 410 करोड़ की संपत्ति जो है वो कुर्क की। इसी पे आरोप लगाया गया था कि फ्यूचर गेमिंग और उसके उप वितरकों ने अवैध रूप से बिना बिकी लॉटरी को बरकरार रखा था। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जाता है कि जीएसटी से पहले के वर्षों में टिकट और शीर्ष पुरस्कारों का दावा किया गया। तो कंपनी ने अपना पहला चुनावी बॉन्ड जो है वो अक्टूबर 2020 में खरीदा। देख सकते हैं 2019 से चुनाव शुरू हुआ और अक्टूबर में इसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू जो है बड़ी पार्टियों को धन देना शुरू कर दिया। तो दान के अगले 3 वर्षों तक जारी रहा। ठीक है, और रिकॉर्ड में संपत्ति कुर्की के 5 दिन बाद ही 7 अप्रैल 2022 को खरीदारी का संकेत मिलता है। ठीक है, देख सकते हैं जैसे ही इनकी संपत्ति 410 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया, उसी के 7 दिन बाद जो है इसने इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा है। ठीक है, देख सकते हैं इनडायरेक्टली क्या मैसेज जा रहा है खास के हमारे डेमोक्रेसी के प्रति। और कुछ देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कि 966 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू। तो तेलुगु व्यवसायी कृष्णा रेड्डी के नेतृत्व वाली कंपनी को अक्टूबर 2019 में, यहाँ पे ये भी बात देख सकते हैं कि अक्टूबर 2019 में यहाँ पे इनकम टैक्स ने इस पे छापा मारा। ठीक है, और उसी का सामना करना पड़ा और ईडी की जांच भी हुई यहाँ पे। तो इसने अपना पहला दान जो है वो अप्रैल 2019 में किया था और अक्टूबर 2023 तक इसने लगभग 966 करोड़ रुपए खर्च किए। उसी के बाद एक अगला मामला है वेदांता लिमिटेड का, जिसने लगभग 400 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। तो अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाला धातु और खनन समूह 2018 से वीजा के लिए रिश्वत मामले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वेदांता की सहायक कंपनी तलबंडी साबो पावर लिमिटेड पर अगस्त 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने छापा मारा। मई 2022 में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ इस दावे के बीच कि उन्होंने लगभग 300 चीनी नागरिकों के लिए वीजा सुनिश्चित करने के लिए वेदांता समूह से 50 लाख रुपए की रिश्वत ली। तो जांच एजेंसी ने कथित तौर पर इस मामले में कंपनी की संलिप्तता के सबूत होने का भी दावा किया था और इसी साल जो है फरवरी के अंत में चिदम्बरम के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। तो देख सकते हैं कि जितने भी जगह पे बड़ी मात्रा में ईडी का छापा मारा जा रहा है या फिर इनकम टैक्स का छापा मारा जा रहा है, सीबीआई का छापा मारा जा रहा है, वे बड़ी कंपनियां बचने के लिए जो है विभिन्न पार्टियों को अपनी तरफ लाने के लिए या फिर सहायता प्राप्त करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में जो है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू पार्टियों को इन्वेस्ट कर रही है पैसे। इन्वेस्टमेंट इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये दान नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो अरबिंदो फार्मा में भी ये भी एक और एग्जांपल है कि अरबिंदो फार्मा में लगभग 52 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे। अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी को दिल्ली सरकार की रद्द की गई शराब नीति में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के लिए 10 नवंबर 2022 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और 15 नवंबर को गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ही कंपनी ने लगभग 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे और एक साल बाद नवंबर 2023 में इसने 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे और कुल मिलाकर कंपनी ने अप्रैल 2021 और नवंबर 2023 के बीच में कई किस्तों में लगभग 52 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जिसमें से 30 करोड़ श्री रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद खरीदे गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है शिरडी साई इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 40 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। हर एक जगह देख सकते हैं कि जो बड़ी मात्रा में चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं उससे के पीछे जो है इनका कुछ ना कुछ अपना हित है। ठीक है, तो 18 दिसंबर 2023 को कडप्पा के बाहरी इलाके में औद्योगिक विकास क्षेत्र में शिरडी साई इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कारखाने परिसर में आईटी का रेड पड़ा और छापेमारी जो है वो हैदराबाद कार्यालय और इसके शीर्ष अधिकारियों के
आवासों पर एक साथ दी गई और कंपनी ने 11 जनवरी 2024 को देख सकते हैं 18 दिसंबर को रेड पड़ा और 11 जनवरी को इसने लगभग 40 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीद लिया। ठीक है, तो अगस्त 2023 में रियल एस्टेट डेवलपमेंट फर्म कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल के परिसर के और उसके कुछ निदेशक और अधिकारियों के आवासों पर भी आईटी के तलाशी ली गई और कंपनी ने अप्रैल 2023 और अक्टूबर 2023 के बीच लगभग 25 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा। देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग वही लोग जो है इतनी बड़ी मात्रा में जो इलेक्टोरल बॉन्ड में अपने पैसे दे रहे हैं, इनडायरेक्टली जो है वो किसी पार्टी को पैसे दे रहे हैं, तो वहां पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड पड़ा है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल कि जो एसबीआई के द्वारा जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डिटेल्स जारी किए गए हैं, तो उसी को जो है इलेक्शन कमीशन ने अपने प्लेटफॉर्म पे प्रकाशित किया है। ठीक है, जिसमें अभी भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति का डिटेल्स आना बाकी है। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है एसबीआई से। ठीक है, कि जल्द से जल्द और भी जो बचे बचे लोग हैं, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो बड़ी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, उनका भी डिटेल चाहिए। ठीक है, और देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के रेट से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए टेस्ला जैसी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए अभी हाल ही में जो है इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया है। 70 से 100% की जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको 15% कर लिया गया है, जिससे कि भारत में टेस्ला जैसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है आ सके। ठीक है, जिसमें यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा सीबीयू का मतलब होता है कंप्लीटली बिल्ड यूनिट। ठीक है, जो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा और यहाँ पे कुछ और कंडीशंस बनाए गए हैं, जैसे कि उनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए लगभग 4150 करोड़ या फिर $500 मिलियन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक लोकल प्लांट भी होना चाहिए जो कि लगभग 3 सालों में 25% डोमेस्टिक सामग्री का उपयोग हो। ठीक है, जो भारत के सामग्री है उसका उपयोग हो, ऐसा कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए टेस्ला जैसी कंपनी को लुभाने के लिए सरकार ने अभी अपना जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया है। इसी के लिए जो है सीबीयू, ठीक है, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, ये ध्यान रखिएगा, उसी के रूप में जो है आयातित इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आयात शुल्क को कम किया गया है। ठीक है, यही सारी बातें हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसी में आगे कहा जाता है कि ऑटो निर्माताओं को 5 साल के भीतर लगभग 50% घरेलू मूल्य वर्धक तक पहुंचना होगा। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ऑटो निर्माता को 5 साल के भीतर 50% जो घरेलू सामग्री है उसका उपयोग करना होगा अपने बिल्डिंग यूनिट में जहां पे वो निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, वो भारतीय सामग्री का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। तो पूरी तरह से निर्मित इकाइयों पर 15% का सीमा शुल्क लागत, बीमा और माल ढुलाई शुल्क सहित न्यूनतम $35,000 मतलब कि लगभग 29 लाख रुपए मूल्य की कारों पर लागू होंगे। ठीक है, और शुल्क राहत जो है कुल 5 साल की अवधि के लिए लागू होंगे। और नीति के तहत ऐसा कहा गया है कि प्रति वर्ष अधिकतम जो है वो 8,000 वाहनों का ही आयात करने का अनुमति दिया गया है। ठीक है, और ईवी फर्मों को अप्रयुक्त वार्षिक आयात शुल्क को ले जाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट्स। तो भारत में ईवी इकोसिस्टम को गति देने में भी मदद मिलेगी इससे। इसीलिए जो है टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को भारत में आकर्षित करने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। तो सरकार पिछले कुछ वर्षों से टेस्ला के साथ, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा निरीक्षण भी किया गया है कि टेस्ला के साथ भारत में विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहा है। और पिछले ही नवंबर में अमेरिका की यात्रा के दौरान जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में जो टेस्ला की विनिर्माण सुविधाओं का भी दौरा किया। ठीक है, जो कैलिफोर्निया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल वहां का भी दौरा किया और सही तरीके से जांच पड़ताल की। तो कंपनी ने भारत से ऑटो घटकों के अपने आयात को लगभग 2022-23 में $1 बिलियन से दोगुना करके वित्तीय वर्ष 2023-24 में $1.9 बिलियन कर देगी। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग की शुरुआती प्रतिक्रियाओं के बीच जो है यहाँ पे महिंद्रा के द्वारा क्या कहा जाता है कि नए प्रवेशकों के लिए हाल ही में घोषित जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है उसके बैंक गारंटी, न्यूनतम निवेश प्रतिबद्धता जैसे $500 बिलियन का जो इन्वेस्ट करने की बात की गई और स्थानीय मूल्य संवर्धन की आवश्यकताओं के साथ मेक इन इंडिया की गति को भी मजबूती मिलेगी। इससे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को भी गति देने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल
कि किस तरह से हम लोग भारत में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को और बेहतर करने के लिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए, टेस्ला को आकर्षित करने के लिए अपना जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको लगभग 70 से 100% से 15% कर दिया है। इतना कम कर दिया गया है कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है मेनली कि जो इन्फ्लेशन है, वर्तमान समय में मुद्रास्फीति है, उसके कारण बहुत से लोग जो हैं अपने व्यक्तिगत उपयोग की चीजें भी नहीं खरीद पा रहे हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि मुद्रास्फीति जो है वो व्यक्तिगत उपभोग को प्रभावित कर रही है और विकास को नुकसान पहुंचा रही है। जो भारत का ग्रोथ रेट है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि लगातार जो है हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, चाहे वो सब्जियां हो, अनाज हो, हर एक चीज को विस्तार से देख लेंगे। ठीक है, तो नवीनतम खुदरा मुद्रास्फीति डेटा एक बार फिर यह रेखांकित करता है कि कैसे अस्थिर खाद्य कीमत न केवल, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है, जो फूड की प्राइजेस हैं कि असंतुलन ने न केवल व्यापक मुद्रास्फीति बल्कि आर्थिक विकास की धुरी अर्थात व्यक्तिगत खपत को भी धीमा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे फरवरी की बात की जा रही है जिसमें सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले महीने से लगभग जो सीपीआई इंडेक्स है वो अपरिवर्तित रहा है, मतलब कि 5.09% पर उपभोक्ता जो है वो खाद्य मूल्य सूचकांक से गणना की गई खाद्य मूल्य वृद्धि की गति 36 आधार अंक बढ़कर 8.66% बढ़ गई है। ठीक है, देख सकते हैं ये इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये है पूरा का पूरा कि किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा वर्तमान समय में देख सकते हैं। ठीक है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है जो जुलाई की बात की जा रही है 7.44 है, और इंडिया में ये पुराना भी डेटा है। ठीक है, बहुत डेटा जो है अपग्रेड अभी नहीं हुई है। लगातार देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है, खासकर रिटेलर इन्फ्लेशन, वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। और यहाँ सिर्फ इन्फ्लेशन जो है वो रूरल या अर्बन नहीं, सभी जगहों पे एक तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है और पीपीआईएम क्या होता है, हर एक चीज को दिया गया है। जैसे कि सीपीआई की अगर बात करें तो यह मुद्रास्फीति का एक प्रमुख संकेतक है जो समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं को एक श्रृंखला के लिए उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली औसत खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है। ठीक है, औसत खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है। तो सीपीआई के लिए आधार वर्ष क्या है, तो 2012 है, ये ध्यान रखिएगा। तो मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सीपीआई डेटा का उपयोग करती है। ध्यान रखिएगा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सीपीआई डेटा का उपयोग करती है। और भारत में विभिन्न सीपीआई हैं जो विशिष्ट जनसंख्या समूह को पूरा करते हैं, और औद्योगिक श्रमिक के लिए सीपीआई एएल, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई आरएल और शहरी गैर शारीरिक कर्मचारियों के लिए सीपीआई यूएनएमई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें डब्ल्यूपीआई की, जिसको कहा जाता है थोक मूल्य सूचकांक, तो यह थोक स्तर पर उत्पादकों और व्यवसायों के दृष्टिकोण से वस्तुओं की कीमतों को औसत परिवर्तन को नापता है। ठीक है, थोक स्तर पे वस्तुओं की कीमतों के औसत में जो परिवर्तन आते हैं उसको मापता है। इसमें सीपीआई की तुलना में वस्तुओं की व्यापक रेंज होती है। ठीक है, सीपीआई की तुलना में ज्यादा वस्तु इसमें उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जहां सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज थे, वस्तुओं और सेवा थे, यहाँ पे सिर्फ वस्तुओं की बात की जा रही है। और भारत में डब्ल्यूपीआई में प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली और निर्मित उत्पाद शामिल है। वहीं 2017 में अखिल भारतीय डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष जो था 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सीपीआई का आधार वर्ष है वो 12 है और डब्ल्यूपीआई का 11-12 है। ठीक है, और सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का मापन होता है और डब्ल्यूपीआई में सिर्फ और सिर्फ गुड्स का मापन होता है। वही बात करें पीपीआईएम, इसी को कहा जाता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि पीपीआईएम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसी को पीपीआईएम कहा जाता है। तो पीपीआईएम एक अन्य सूचकांक है जो घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित वस्तुओं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्राप्त बिक्री मूल्यों में औसत परिवर्तन को मापता है, और यह विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग मौद्रिक नीति के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे कि भारत में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए लगातार जो है हर एक 6 महीने में एसबीआई के द्वारा लाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलएफ, चल निधि समायोजन सुविधा, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट।
तो रेपो रेट क्या होता है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई देता है, ठीक है। यहां आरबीआई प्रतिभूतियों की खरीद करता है, ठीक है, प्रतिभूति खरीद के पैसे दे देता है। वहीं रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, ठीक है। आरबीआई जो है वो उधार लेता है। यदि आरबीआई सख्त मौद्रिक नीति का संकेतक देना चाहता है तो वह रेपो दर को बढ़ा देता है, ठीक है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। इसलिए आरबीआई जो है जितने भी वाणिज्यिक बैंक है उसको कम पैसे देता है, तो बैंक जो है वो लोन नहीं दे पाता है, तो लोन नहीं दे पाता है तो मार्केट में भी पैसे कम हो जाते हैं, इसलिए जो है महंगाई कम हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, मार्केट में जब पैसे आ जाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बैंक अपनी उधारी दरों में वृद्धि करेगा। जब लोन का दर बढ़ जाएगा तो लोग लोन कम ही लेंगे। तो अब बैंक रेट क्या होता है? तो यह एक दीर्घकालिक दर है, ये ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म रेट है, ठीक है, और ये सारे जो हैं वो शॉर्ट टर्म रेट के लिए है। तो यह एक दीर्घकालिक दर है जो रेपो दर अल्पकालिक है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर किया गया है, जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को धन उधार देता है, ठीक है, आरबीआई ही अन्य वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और बैंक दर में वृद्धि से ऋण और जमा पर ब्याज दरों में भी वृद्धि होगी। इसी तरह इसमें भी कमी से ऋण या जमा पर ब्याज दरों में भी कटौती होगी, ठीक है, लोन देने के दर भी इसी तरह से बढ़ जाएंगे। अब क्या होता है? खुला बाजार परिचालन, जिसमें कहा जाता है इसमें बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ चल निधि को इंजेक्ट अवशोषित करने के लिए आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुक्त खरीद और बिक्री शामिल की जाती है, ठीक है। जो सरकार के द्वारा जो प्रतिभूति जारी किया जाता है, तो अगर प्रतिभूति ज्यादा से ज्यादा आरबीआई खरीद लेती है तो मार्केट में पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, और अगर बेच देती है तो मार्केट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसी तरह से ओएमओ का उपयोग किया जाता है। एसएलआर क्या होता है? तो एसएलआर जो होता है वो जमाओं की न्यूनतम हिस्सेदारी है जो वाणिज्यिक बैंकों को आधारित सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी एवं स्वर्ण, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नकदी, स्वर्ण सभी का उपयोग किया जाता है, जैसे सुरक्षित व चल अस्थियों में रखना होता है। यदि आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति को सख्त करना चाहता है तो वह एसएलआर में भी वृद्धि कर देता है, इसमें रखना ही पड़ता है 18%, ठीक है। अब सीआरआर क्या होता है? इसमें कैश रिजर्व रेशियो इसको कहा जाता है। तो बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा 4% अभी निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, तो एक निश्चित हिस्सा जो है वो आरबीआई के पास, ये अपने पास खुद ही रखते हैं रिजर्व करके। यहाँ पे सीआरआर जो होता है वो आरबीआई के पास नकदी के रूप में रखना होता है, और सीआरआर में वृद्धि के साथ ही बैंक ऋण की दरों में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस आर्टिकल में देख लेते हैं, इससे अब सब्जियों की बात की जा रही है, तो सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के खाद्य और पेय पदार्थ उप समूहों में तीसरी सबसे भारी खाद्य श्रेणियों में साल दर साल 30% जो है मुद्रास्फीति दर बढ़ गई है, जो जनवरी की रीडिंग से लगभग 315 अंक में वृद्धि देखी जा सकती है, ठीक है, यहाँ पे 30% मुद्रास्फीति बढ़ गई है लगभग एक साल में। तो अनाज में मुद्रास्फीति सीपीआई, यहाँ पे बात क्या, वो सब्जियां था, अब यहाँ पे अनाज की बात की जाए तो अनाज में मुद्रास्फीति जो है वो सीपीआई में खाद्य पदार्थों के बीच सबसे बड़ा भार है कि 7.6% के उच्च स्तर पर बनी हुई है, जो पिछले महीने की 7.83% की गति से थोड़ी कम हुई है, ठीक है, यहाँ पे अनाज के लिए जो है मुद्रास्फीति थोड़ी कम हुई है। तो 7 मार्च को जारी किया गया एक रिपोर्ट जो है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि 2023-24 के, ये बागवानी फसल वर्ष की बात की जा रही है, तो बागवानी फसल वर्ष में प्याज का उत्पादन जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15.6% कम हुआ। वहीं आलू के उत्पादन में लगभग 2% की कमी देखी गई। तो इसका जो प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ रहा है ये मौसम की अनियमितता के कारण भी, ठीक है, जो मानसून आ रहा है उसकी भी लगातार भारत में अनियमितता देखी जा रही है, जिसके कारण जो है उपज इस तरह से असंतुलित हो रहे हैं। तो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि जितने भी जल भंडारण है 14 मार्च को देश भर के लगभग 150 जल भंडारण देखे गए, जहां पे मात्र जो है 40% क्षमता ही पाई गई, ठीक है, जहां पे 100% पानी रहती थी, अभी वर्तमान समय में मानसून की अनियमितता के कारण वहां पे जल स्तर जो है मात्र 40% ही रहा है, ठीक है, और 10 साल के औसत और 1 साल पहले के स्तर दोनों को पीछे छोड़ रहा है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें भी जो है वो भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रही है। क्या विशेष रूप से दक्षिणी भारत की बात की जा रही है, जहां 10 वर्षीय औसत की अगर तुलना की जाए तो भंडारण घाटा सबसे गंभीर 29% जो है वो घटता जा रहा है अनाजों का। इसका मुख्य कारण जो है
मौसम की अनियमितता, ठीक है, मानसून की अनियमितता, बारिश की अनियमितता के कारण इस तरह की स्थितियां बनती जा रही है। अब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का क्या बयान आया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के द्वारा कहा गया है कि पिछले महीने मौद्रिक नीति समिति को दिए गए अपने बयान में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम को संक्षेप में बताया गया है, जिसमें निजी खपत मुद्रास्फीति के कारण लगातार जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, उसके कारण जो है व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, लोग जो जरूरत के सामान है उसको भी खरीदने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो निजी खपत जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 57% है, वह भी कम हो रहा है, ठीक है। तो खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव अभी भी बढ़ा हुआ है, यह बात खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। विकास को समावेशी और सतत बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति को सीमित करने की आवश्यकता है। और यदि देश में अभी वर्तमान समय में चुनाव की बात की जा रही है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो अर्थव्यवस्था को असंतुलित करके नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए नीति निर्माताओं को अपना काम पूरा करना चाहिए, ठीक है। ये डिप्टी गवर्नर के द्वारा कहा गया है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के द्वारा। अब देख लेते हैं एमपीसी क्या होता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये ध्यान रखिएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जो है वो मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है, और यह हर साल जो है 6 महीने में एक बार किया जाता है, मतलब कि एक वर्ष में 2 बार। तो इसका उद्देश्य क्या है एमपीसी का? तो उद्देश्य है मूल्य स्थिरता और स्थिर विदेशी मुद्रा मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति या फिर ब्याज दरों को समायोजित करना। कानूनी ढांचे क्या क्या है? तो संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 जेडबी के तहत तो केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 6 सदस्यीय। और एमपीसी को वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करनी होती है। एमपीसी के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, और वोटों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या फिर निर्णायक वोट होता है। आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एमपीसी जो होता है वो कम से कम 4 बैठक करता है एक वर्ष में, और साल में 2 बार अपना रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट बैठक जो करता है वो 4 बार करता है, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो साल में 2 बार प्रस्तुत करता है। क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा। तो इसके संगठक क्या क्या हैं? तो मौद्रिक नीति के प्रभारी जो होते हैं वो उप गवर्नर होते हैं आरबीआई के, ठीक है। और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक एक अधिकारी होता है। तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 3 व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, इसमें सारे अधिकारी होते हैं, ठीक है, 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, ठीक है। और मौद्रिक नीति समिति जो है वो रेपो दर निर्धारित करता है। तो कार्य क्या क्या है एमपीसी के, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के? तो यह वह दर है जिस पर आरबीआई जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियां खरीदकर उधार देता है। यह अर्थव्यवस्था में अन्य सभी ब्याज दरों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य किया जाता है, और हर 6 महीने में एक बार जो है वो आरबीआई को मुद्रास्फीति के स्रोतों और 6 से 18 महीनों की अवधि के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान की व्याख्या करने हेतु, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लियर भी कर दिया था पहले ही कि हर 6 महीने में मौद्रिक नीति रिपोर्ट दी जाती है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। उसके नाम का एक दस्तावेज प्रकाशित किया जाता है, और 4 बैठक होती है एक वर्ष में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा जाता है पहला स्टेटमेंट में कि संविधान का अनुच्छेद 341 जो है वो अनुसूचित जाति के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार और रियायतें प्रदान करता है। दूसरा स्टेटमेंट है अनुसूचित जाति सूची में किसी भी प्रविष्टि को शामिल करने या फिर बाहर करने की शक्ति अकेले संसद के पास निहित है। और तीसरा स्टेटमेंट है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, केवल 2 ही कथन सही होंगे। तो कौन कौन से कथन सही होंगे? क्या जो कथन है ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही जो है वो आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं है। इसलिए जो है ये तीसरा कथन गलत है, और पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिलनकोविच चक्र, मिलनकोविच साइकिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है ये जो साइकिल है पूरी तरह से सौर विकिरण में परिवर्तन के कारण होती है, ठीक है, जो सोलर रेडिएशन में चेंजेज आते हैं उसी कारण जो है ये
साइकिल चेंज होती है और ये साइकिल में पृथ्वी की कक्षा, झुकाव और पूर्वता में भिन्नता शामिल होती है। तीसरा स्टेटमेंट है चक्रों का पृथ्वी की जलवायु पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक हो जाएगा। ठीक है, एक ही कथन जो है वो सही है, केवल दूसरा कथन है वो सही है। ठीक है, तो मिलनकोविच चक्र जो है वो लंबी अवधि में आमतौर पर हजारों से सैकड़ों हजारों वर्षों में पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, झुकाव और पूर्वता को संदर्भित करता है और ये चक्र जो है वो भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन लाने में भी सहायक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये गलत हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा जाता है कि भारत का संविधान सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का आदेश देता है। दूसरा स्टेटमेंट है ओबीसी समुदाय के उप वर्गीकरण को देखने के लिए 2017 में सच्चर समिति, ये नहीं है, सच्चर समिति नहीं है, की नियुक्ति की गई थी। और तीसरा स्टेटमेंट है 1951 से 2011 तक स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों और जातियों पर डेटा प्रकाशित किया गया है। तो कितने कथन हैं जो सही हो जाएंगे? यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन जो है वो सही होंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि 1951 से 2011 तक स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर डेटा प्रकाशित किया गया है, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं। ठीक है, यहाँ पे अन्य पिछड़े वर्गों पर नहीं, इसलिए जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और हमारा संविधान भी जाति जनगणना कराने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 340 की बात की जाए जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदम के बारे में सिफारिश करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का आदेश दिया गया है। और ओबीसी समुदाय में, ठीक है, ओबीसी में जो उप वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, उसको देखने के लिए 2017 में, ये ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति रोहिणी समिति की नियुक्ति की गई 2017 में। ठीक है, जो कि ओबीसी में उप वर्गीकरण को देखने के लिए यहाँ पे ये समिति लाया गया था। तो सच्चर समिति नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक संकेतों के आधार पर केंद्रीय ओबीसी सूची में कुछ जोड़ने पर विचार करता है। दूसरा स्टेटमेंट है समुदायों को एससी या एसटी सूची में जोड़ने की प्रक्रिया की तरह केंद्रीय ओबीसी सूची में किसी भी तरह की बढ़ोतरी को भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की सहमति पर निर्भर होना होगा। और तीसरा स्टेटमेंट है एनसीबीसी अधिनियम 1993 निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी सूची में शामिल करने के प्रस्तावों की जांच करने के लिए एक बेंच का गठन करना अनिवार्य है और फिर अपना निर्णय जो है वो केंद्र सरकार को भेजना होगा। तो कितने कथन हैं इसमें सही? इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कथन सही हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो कथन सही हैं और कथन दो जो है वो पूर्णतः गलत है। इसमें कहा जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीश की पीठ पर पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कल के जो आर्टिकल था उसमें डिस्कस किए थे, मामले में आगामी निर्णय संविधान के तहत सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। ठीक है, तो एनसीबीसी अधिनियम 1993 में निर्धारित परिवर्धन की प्रक्रिया के अनुसार आयोग को ऐसे प्रस्ताव की जांच करने के लिए एक बेंच का गठन करने और फिर अपने फैसले को केंद्र सरकार असहमति के साथ जहां पे लागू होगा उसको अग्रसेषित करने का आदेश दिया है। और इसके बाद जो है वो कैबिनेट के अतिरिक्त चीजों को मंजूरी देने और इस आशय का कानून लाने की जरूरत है। इसके बाद राष्ट्रपति को बदलाव को अधिसूचित करने का अधिकार है। और समुदाय को एससी एसटी सूची में जोड़ने की प्रक्रिया के विपरीत केंद्रीय ओबीसी सूची में जोड़ने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय या फिर आयोग के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी की सहमति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और आयोग अपने दिशा निर्देशों के अनुसार 1979 में स्थापित मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक संकेतों के आधार पर केंद्रीय ओबीसी सूची में कुछ जोड़ने पर भी विचार किया है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एक बार इसे दूसरा स्टेटमेंट देखना होगा। मुझे तो ये भी सही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है तीनों सही है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग भी देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट है यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। तीसरा स्टेटमेंट है इसे एक सचिव की अध्यक्षता वाले सचिवालय के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।
तो कितने कथन हैं जो सही हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 ही कथन जो हैं वो सही हैं, ठीक है। ट्राई को एक सचिव की अध्यक्षता वाले सचिवालय के माध्यम से ही प्रशासित किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 3 के तहत, ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है 1997, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक अध्यक्ष और 2 से अधिक जो होते हैं वो पूर्णकालिक सदस्य और 2 से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, तो 2 ही सही हो जाएंगे। ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। उसमें एक क्वेश्चन जो है अभी भी डाउटफुल है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।